नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो उसे सेफ रखता है? असल में कुछ नियम हैं जिन्हें बेसल नॉर्म्स कहते हैं, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। आज हम इन्हीं नियमों की दुनिया में चलेंगे और जानेंगे कि हमारी और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए इतने जरूरी क्यों है। देखिए, हम सब अपनी मेहनत की कमाई बैंकों को इस भरोसे के साथ देते हैं कि वो वहां सुरक्षित है। लेकिन ये भरोसा आता कहां से है? कौन से वो नियम हैं जो बैंकों को किसी भी बड़े फाइनेंशियल संकट से बचाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब हमें बेसल नॉर्म्स की इस दिलचस्प दुनिया में मिलेगा। इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बैंकिंग का बिजनेस अपने आप में ही काफी रिस्की है। बैंक करते क्या है? वो हमसे यानी डिपॉजिटर्स से पैसा लेते हैं और उस पैसे को उधार लेने वालों को लोन के तौर पर दे देते हैं। अब ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, उतनी ही तरह के रिस्क को भी जन्म देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क है क्रेडिट रिस्क। मतलब क्या हो अगर किसी ने लोन तो ले लिया पर उसे चुकाया ही नहीं। फिर आता है मार्केट रिस्क, यानी ब्याज दरें या स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान का खतरा। एक और बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। सोचिए अगर सारे डिपॉजिटर्स अचानक अपना पैसा निकालने आ जाए तो क्या बैंक के पास उतना कैश होगा? और आखिर में है ऑपरेशनल रिस्क, जो फ्रॉड, सिस्टम फेलियर या किसी अंदरूनी गड़बड़ी से होता है। इन्हीं सब जोखिमों की वजह से मजबूत नियमों की जरूरत पड़ी। तो इन सब रिस्क से निपटने के लिए पिक्चर में आते हैं हमारी कहानी के हीरो, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS। साल 1974 में दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों यानी G10 के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने मिलकर इसे बनाया। इनका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम की निगरानी को बेहतर बनाना ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। अब ये नियम रातों रात नहीं बने, इनका भी एक एवोल्यूशन हुआ है। सफर शुरू हुआ 1988 में बेसल 1 के साथ, जो एक बहुत ही बेसिक फ्रेमवर्क था और सिर्फ क्रेडिट रिस्क पर फोकस करता था। फिर 2004 में आया बेसल 2, जो एक बड़ा अपग्रेड था। इसमें 3 पिलर्स लाए गए। लेकिन फिर 2008 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल था। इसने ये दिखा दिया कि बेसल 2 के नियम काफी नहीं थे। दुनिया की इकोनॉमी गिरने की कगार पर थी और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब एक कहीं ज्यादा मजबूत और सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तुरंत जरूरत है। और उसी संकट की आग से जन्म हुआ बेसल 3 का। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए एक पूरी तरह से नया और कहीं ज्यादा मजबूत सुरक्षा कवच था। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया ताकि 2008 जैसा संकट दोबारा ना हो। बेसल 3 के दिल में है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR। आप इसे बैंक का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। ये रेशियो बैंक की अपनी पूंजी की तुलना उसके रिस्क वेटेड एसेट से करता है। सीधे शब्दों में, बैंक जितना ज्यादा रिस्की लोन देगा, उसे किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बचने के लिए उतनी ही ज्यादा पूंजी अपने पास रखनी पड़ेगी। कार को सपोर्ट करने के लिए है लेवरेज रेशियो। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी नेट है। ये पक्का करता है कि बैंक अपनी पूंजी के मुकाबले बहुत ज्यादा कर्ज न उठा लें, भले ही उनके दिए हुए लोन्स कितने भी सेफ क्यों न लगें। ये बैंकों को जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने से रोकता है। 2008 के संकट ने एक और बात सिखाई कि सिर्फ पूंजी ही काफी नहीं है, लिक्विडिटी यानी कैश भी उतना ही जरूरी है। इसलिए बेसल 3 ने 2 नए लिक्विडिटी कवच बनाए। पहला, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी LCR, जो ये देखता है कि क्या बैंक के पास 30 दिन के किसी संकट से निकलने के लिए पर्याप्त कैश या ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें तुरंत कैश में बदला जा सके। और दूसरा, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो यानी NSFR, जो लंबी अवधि मतलब 1 साल तक की स्टेबिलिटी को पक्का करता है। और सुरक्षा का घेरा यहीं खत्म नहीं होता। बेसल 3 ने कुछ एक्स्ट्रा बफर्स भी बनाए, जैसे कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये बैंकों को कहता है कि अच्छे समय में 2.5% एक्स्ट्रा पूंजी बचाकर रखो ताकि बुरे वक्त में काम आए। और एक है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, जिसे तब लागू किया जाता है जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लोन बढ़ रहा हो, ताकि सिस्टम को ओवरहीट होने से बचाया जा सके। अच्छा, कुछ बैंक इतने बड़े और इकोनॉमी के लिए इतने जरूरी होते हैं कि उनका डूबना मतलब पूरी अर्थव्यवस्था का डूबना। इन्हें टू बिग टू फेल या डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी DSIBs कहा जाता है। बेसल 3 के तहत ऐसे बैंकों को और भी ज्यादा कैपिटल रखने को कहा जाता है। भारत में RBI ने SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को DSIBs का दर्जा दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या भारत इन नियमों को मान रहा है, और अगर हाँ तो किस तरह से? इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब RBI के पूर्व गवर्नर डॉक्टर D सुब्बा राव के इस बयान में मिलता है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था कि जैसे जैसे भारत दुनिया से जुड़ रहा है, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से हटकर नहीं चल सकते। ऐसा कोई भी कदम हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। ये बात भारत की मजबूत कमिटमेंट को दिखाती है। और ये कमिटमेंट सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है। ये टेबल देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि भारत ने न सिर्फ बेसल 3 को अपनाया है, बल्कि कई मामलों में तो ग्लोबल मिनिमम स्टैंडर्ड से भी ज्यादा सख्त नियम लागू किए हैं। मिसाल के तौर पर, जहां बेसल 3 में मिनिमम 8% टोटल कैपिटल की जरूरत है, वहीं भारत में ये स्टैंडर्ड 9% का है। और ये ग्राफ तो और भी पक्का सबूत देता है। ये भारतीय बैंकों के CET1 रेशियो को दिखाता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की कैपिटल का एक पैमाना है। आप देख सकते हैं कि भारतीय बैंकों ने लगातार अपने ग्लोबल साथियों के मुकाबले अपनी कैपिटल की स्थिति को और मजबूत किया है। बेसल 3 को लागू करना कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। बैंकिंग की दुनिया लगातार बदल रही है और नियम भी उसके साथ साथ बदल रहे हैं। तो अब आगे क्या?
आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, बेसल 3 एंड गेम। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई नया बेसल 4 आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये बस मौजूदा नियमों को और बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इसका मकसद है नियमों को और सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्सिटी कम करना और ये पक्का करना कि बैंक अपने रिस्क वेटेड एसेट्स की कैलकुलेशन में कोई हेरफेर ना कर सके। इस बदलते माहौल में भारतीय बैंकों के सामने कुछ बड़े चैलेंज भी हैं। पहला है स्किल डेवलपमेंट। बैंकों और आरबीआई दोनों को ही रिस्क मैनेजमेंट में और ज्यादा एक्सपर्ट्स की जरूरत है। दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिर्फ ज्यादा पूंजी रखना काफी नहीं है, उसे सही ढंग से मैनेज करने के लिए अच्छी गवर्नेंस भी चाहिए। और तीसरा, खासकर सरकारी बैंकों के लिए भविष्य में कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ठोस रणनीति बनाना। तो आखिर में बेसल नॉर्म्स ने हमारे बैंकिंग सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और लचीला बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो आखिरी सवाल अपनी जगह बना हुआ है, क्या हमारे बैंक्स अब सच में किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं, या फिर अगला कोई नया फाइनेंशियल तूफान बस आने ही वाला है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। इसी अहम सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। धन्यवाद।